चीन के राष्ट्र निर्माता और टैरिफ ब्यूटी डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, खुद चीन के लोग कह रहे हैं। सालों से ट्रंप को वहां चुआन जियानगुओ बुलाया जाता है। चुआन जियानगुओ यानी कॉमरेड ट्रंप या राष्ट्र निर्माता ट्रंप। 2025 के बाद से तो ट्रंप को एक नया तमगा मिला है, शुई मुई रेन, जिसका मतलब है टैरिफ ब्यूटी। स्लीपिंग ब्यूटी की तर्ज पर यह नाम गढ़ा गया है। तो टैरिफ ब्यूटी की मुलाकात कॉमरेड जिनपिंग से होगी तो क्या होगा? ये मीटिंग कितनी अहम है, इसका एजेंडा क्या है, इस मुलाकात के बाद दुनिया कितनी बदल जाएगी, ईरान जंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University, Saluja Gold and Candid. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. वक्त का पहिया भी क्या खूब घूमता है। तस्वीरें देखिए, नवंबर 2017 की झलकियां हैं। ये चीन के पुराने बादशाहों का महल है, राजधानी बीजिंग की फॉरबिडन सिटी, जहां एक शाही डिनर चल रहा है। विदेशी मेहमान की खातिरदारी हो रही है। ऐसा पिछले 5-7 दशकों में कभी नहीं हुआ था। 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना के बाद ट्रंप पहले विदेशी लीडर थे जिन्हें इन शाही दीवारों के भीतर निवाला तोड़ने का मौका मिला। उनका खाना पकाने को 160 बावर्ची भिड़े थे। चाइनीज़ वाइन का भी इंतज़ाम था। कुल 4 घंटे तक शाही महल का टूर हुआ। चीनी मीडिया इस तामझाम को स्टेट विजिट प्लस कह रहा था, यानी आम राजकीय दौरे से, आम स्टेट विजिट से कहीं ज़्यादा इज्जत। लेकिन वो 2017 का दौर था। उस वक्त दुनिया ट्रंप की कूटनीति से अनजान थी। ट्रंप भी अपनी कुर्सी के लिए नए नए थे। उनका पहला कार्यकाल था और वो उनका पहला चीन दौरा था। तब कोविड जैसी महामारी ने भी दस्तक नहीं दी थी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ भी नहीं शुरू हुई थी। उस वक्त तो अमेरिका ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील सही सलामत चल रही थी। उस दौर से लेकर अब तक मिसिसिपी और यांगसी नदी में काफ़ी पानी बह चुका है। अमेरिका और चीन आपस में 2 ट्रेड वॉर्स लड़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान की ये दूसरी जंग चल रही है और अब पूरे 8 साल बाद ट्रंप एक बार फिर बीजिंग जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं। इस बार ट्रंप की खातिरदारी के लिए महल नहीं सजाए गए हैं। चीन भी अब अपनी पुरानी सभ्यता दिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता। अब उसे भविष्य दिखाना है, नज़र भविष्य की ओर है। रोबोट, ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या। आधुनिक चीन अब ट्रंप का शुक्रगुजार है। चीन के कट्टर राष्ट्रवादियों का मानना है कि ट्रंप के राज में पूरब का उदय हो रहा है और पश्चिम का पतन। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, चीनी सोशल मीडिया पर ट्रंप के लिए सालों से एक नाम चर्चा में रहा है, चुआन जियानगुओ यानी कॉमरेड ट्रंप या राष्ट्र निर्माता ट्रंप। इसका तंज ये है कि अमेरिका में रायता फैलाकर ट्रंप ने चीन को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत किया है, लगातार मजबूत कर रहे हैं। 2025 के बाद से ट्रंप के लिए एक और नाम ईजाद हुआ है, शुई मुई रेन, जिसका मतलब है टैरिफ ब्यूटी। ये नाम स्लीपिंग ब्यूटी की तर्ज पर गढ़ा है, जैसे हमने आपको बताया। बाकी मतलब आप इसका समझ ही रहे हैं। तो अब सवाल है कि टैरिफ ब्यूटी के चीन दौरे पर क्या होगा, जिनपिंग से मुलाकात में क्या होगा, ये दौरा कितना अहम है और इसका एजेंडा क्या है। मुमकिन था कि ये सारे सवाल हम मार्च 2026 में पूछ रहे होते और जवाब भी कुछ और होता। फरवरी 2026 में ये खबर मिली थी कि ट्रंप साहब मार्च में चीन जाएंगे। तब ट्रंप की झोली में सिर्फ एक मुद्दा था, यूएस चाइना ट्रेड वार। ये लगभग ये तय था कि अगर ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई तो ये मुद्दा सबसे बड़ा होगा। फिर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान जंग शुरू कर दी। ट्रंप ने अपना दौरा टाल दिया और अब इस मुलाकात का पूरा एजेंडा ही बदल चुका है। अब किन मुद्दों पर बात हो सकती है, एक एक कर समझते हैं। नंबर 1, ईरान जंग। ईरान जंग में सीज फायर जैसे तैसे टिका हुआ है। 11 मई को ट्रंप ने कहा सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है। डॉक्टर से पूछो तो कहेगा कि जिंदा बचने का सिर्फ 1% चांस है। उधर ईरान से भी धमकियां आ रही हैं। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद इब्राहिम रेज़ाई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास आखिरी ऑप्शंस में से कुछ एक ऑप्शन ये है कि हम 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी करीब 440 किलो यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड है, संवर्धित है। अगर इसे 90% तक एनरिच कर लिया जाए तो जानकार बताते हैं कि इससे 10 से 12 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं आसानी से। इतना स्पष्ट है कि ईरान जंग ट्रंप से समेटी तो नहीं जा रही है। डील मेकर डील से कोसों दूर हैं। उधर ईरान में
हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद कर रखा है। अब तक आपको रट ही गया होगा कि यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। चीन के लिए ये रास्ता और भी अहम है, उसका 50% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। चीन के पास तेल का अपना रिजर्व, स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी भंडार तो है, इसलिए वो फिलहाल बड़े संकट में नहीं है। लेकिन ईरान जंग के खिंचने से ग्लोबल इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अगर आने वाले महीनों में दुनिया में मंदी आई, रिसेशन आया, तो लोग सामान खरीदना कम करेंगे, और अगर दुनिया सामान नहीं खरीदेगी तो एक्सपोर्ट पर टिकी चीन की अर्थव्यवस्था को खासी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चीन की जीडीपी का 20% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है। इसलिए लगभग ये माना जा रहा है कि ट्रंप के दौरे पर जिनपिंग ये मुद्दा जरूर छेड़ेंगे। अमेरिका ने पहले ही ऐसे इशारे दिए हैं कि ईरान से निपटने के लिए उसे चीन की मदद चाहिए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो चाहते हैं कि चीन हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर दबाव बनाए। चीन ने पहले भी बैकडोर से दोनों पक्षों में सुलह कराई है। बकौल ट्रंप, सीज फायर के लिए ईरान को रजामंद करने में चीन की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीजिंग में थे। चीन भी दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिका जंग छेड़ने वालों में से है, लेकिन शांति तो हम ही लाते हैं, चीन जिम्मेदार देश है। नंबर 2, दूसरा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहता। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, मगर वो ताइवान के साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद लगातार अब तक देता रहा है। पिछले साल अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने का सौदा किया था, वादा किया था। चीन इससे खासा नाराज़ था। उधर ताइवान की संसद ने भी 25 अरब डॉलर का रक्षा बजट पास किया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ताइवान के मामले में अमेरिका के सुर पहले के मुकाबले नरम पड़े हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि ताइवान हमारी सुरक्षा की कोई कीमत नहीं चुकाता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शी जिनपिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानते हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, इट्स अप टू हिम। 1982 से अमेरिका की आधिकारिक नीति रही है कि वो ताइवान की आज़ादी का समर्थन नहीं करता, डज नॉट सपोर्ट। चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आज़ादी का विरोध करता है, यानी अपोज शब्द का इस्तेमाल करे। शब्दों का यह छोटा सा हेरफेर जो है ये चीन के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकता है। और ट्रंप जिस तरह से अपने बयानों से पलटते रहते हैं, उसे देखते हुए ताइवान पहले से ही टेंशन में है, उनके पहले कार्यकाल से लगातार टेंशन में रहा है। अब तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर और रेयर अर्थ मिनरल्स। इस मुलाकात में एक बड़ा मुद्दा ट्रेड वॉर भी है। ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों का सामान खरीदना कम कर दिया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदने कम कर दिए थे। चीन ने अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का भी बखूबी इस्तेमाल किया था। रेयर अर्थ नाम से समझिए, रेयर यानी वो मिनरल्स जो आसानी से नहीं मिलते लेकिन आज की दुनिया के लिए ज़रूरी बहुत हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर अमेरिका के फाइटर जेट्स तक इनमें जो है इनका इस्तेमाल होता है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग चीन ही करता है। ये चीन का अपना हॉर्मूज है, ऐसा समझिए। वो जब भी चाहे अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई रोक सकता है। चीन चाहता है कि ट्रंप व्यापार के लिए एक स्थिर माहौल बनाए, स्टेबल माहौल बनाए। ट्रंप भी चाहते हैं कि चीन अमेरिका का और ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि सामान खरीदे ताकि नवंबर के मिड टर्म चुनाव से पहले वो अपने किसानों को खुश कर सकें। तो चौथा मुद्दा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चीन एआई और रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। अमेरिका को डर है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, इसलिए अमेरिका ने एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है। चीन के पास रोबोट बनाने की बेहतरीन क्षमता तो है, उनके रोबोट्स मैराथन तक दौड़ रहे हैं, लेकिन इन रोबोट्स के दिमाग में लगने वाली हाई एंड चिप्स अमेरिका से ही आती हैं। यानी हो सकता है कि इस मुलाकात में कोई ऐसी डील हो कि तुम हमारे रेयर अर्थ लो और बदले में हमें एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स दो। एक इशारा भी है इसके लेकर। ट्रंप अपने साथ एनवीडिया, एप्पल, एक्सॉन और बोइंग जैसी कंपनियों के सीईओज़ को लेकर बीजिंग जा रहे हैं। कुल जमा बात यह है कि यह मुलाकात सिर्फ फोटो ऑप नहीं है, इसकी एक वैल्यू है। ट्रंप के सामने कई चुनौतियां भी हैं इसमें, और जैसा हमने आपको बताया था उन्हें दो हॉर्मोन्स खुलवाने हैं, जबकि वे पहले से बैकफुट पर है। चीन इस स्थिति का फ़ायदा भी उठा सकता है। क्या हो सकता है इस मीटिंग में, हमने जानकारों से बात की। मैं नहीं समझता हूँ कि ताइवान का मसला हल हो जाएगा। मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि ईरान का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर पावर का इशू है, ईरान उस पर समझौता नहीं करना चाहता है। और चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को ये हक होना चाहिए कि वो परमाणु तकनीकी को ले और उसका कम से कम जो
शांतिपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसको करे, उस पर पूरा पाबंदी नहीं लगे कि वो परमाणु शक्ति के बारे में कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातचीत ये होगी। अच्छा, दूसरी और बड़ी बात जो ये है कि ट्रम्प एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसमें मस्क भी है जो एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मामले में, स्पेस के मामले में बहुत बड़ी दखल रखते हैं। उसमें एप्पल के सीईओज भी हैं और बहुत सारे, बहुत लंबा बिजनेस डेलीगेशन है। और बहुत पिछले सालों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन बिजनेस चीन से अलग हो रहा है, और कहीं कहीं और, जैसे एप्पल ने भारत में अपना विस्तार किया है और जगह में ऐसा हो रहा है। तो प्रयास ये रहेगा, चीन ये कहेगा कि ये बिजनेस वापस शुरू होना चाहिए, और जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे चीन के ऊपर, उनको कहीं न कहीं नरम किया जाना चाहिए, ताकि चीन भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके उसके आपस में। अमेरिका को परेशानी ये है कि जो हथियार बनाने में और ये इस तरह के टेक्नोलॉजी के आइटम्स बनाने में रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है, उसको चीन ने एक्सपोर्ट्स उसका बंद कर दिया था, और अमेरिका को उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो ये कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं उसका व्यापार, तो व्यापार समझौते जो हैं और बिजनेस के मामले में, व्यापार में जो टैरिफ्स लगा रखे हैं अमेरिका ने, चीन चाहेगा कि उनको भी हल्का किया जाए और उनके ऊपर कोई न कोई बड़ी सख्ती नहीं निभाई जाए। तो इस तरह के ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके बीच में आएंगे। एक बात और आखिर में मैं बता दूं कि ये जो मीटिंग हो रही है उसमें कहीं न कहीं पर प्रेसिडेंट शी का पहलू जरा भारी है। पिछली बार जब आए थे तो ट्रम्प बहुत सशक्त थे। इस बार ट्रम्प कमजोर हैं। ट्रम्प इस मायने में कमजोर है, ईरान की लड़ाई के बाद उनके ऊपर काफी असर हुआ है, और जो बातचीत होगी उसमें संभावना ये है कि चीन अपनी ज्यादा बातें मनवाने में शायद सफल हो जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को वापस कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अब क्या होगा ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम लोग, अंदाज लगा सकते हैं कि शायद चीन ज्यादा बातें अपनी तरफ कर पाएगा ट्रम्प के बनिस्पत। लेकिन ट्रम्प को भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करके उनके साथ जो पारस्परिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, वो बहुत मीठे और मधुर रहेंगे इस ट्रिप के दौरान में। कहीं ये कोशिश नहीं होगी कि उनको कहीं ऐसा एम्बेरसमेंट देखना पड़े, ऐसा सब मैं सोचता हूँ। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 13 मई की शाम ट्रंप का एयरफोर्स 1 बीजिंग में लैंड करेगा। अगले दिन 14 मई को वेलकम सेरेमनी होगी। इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग। फिर ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेम्पल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा और रात में एक दावत होगी। 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होगी। जाते जाते ट्रंप शी जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी दे आएंगे। इस दौरे से जुड़ी कवरेज आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। 2 दिन से उनके इस्तीफे को लेकर अगर मगर वाली स्थिति बनी हुई थी। इस बीच स्टारमर ने 12 मई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। हालांकि उन्होंने हालिया लोकल इलेक्शंस में उनकी लेबर पार्टी को मिली करारी हार की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन ये भी कहा कि उनकी लीडरशिप को अभी तक आधिकारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई है। स्टारमर के लिए इस समय स्थितियां पूरी तरह फेवरेबल नहीं है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबर पार्टी के 80 से अधिक सांसदों ने स्टारमर से पद छोड़ने की मांग की थी, इस्तीफे की मांग की थी और एक टाइमलाइन तय करने के लिए कहा था। सरकार के कुछ मंत्री भी स्टारमर के विरोध में उतर आए थे, उनके कैबिनेट मंत्री। पूरे संकट की शुरुआत यूके में हाल ही में हुए लोकल इलेक्शंस के बाद हुई। इन इलेक्शंस में सत्ताधारी लेबर पार्टी को ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी। 1100 से अधिक काउंसिल सीटें पार्टी ने गंवा दी। स्टारमर के लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। इन चुनावी नतीजों को सरकार के लिए एक मिड टर्म रेफरेंडम के तौर पर देखा जाने लगा, जिसमें माना गया कि वोटर्स ने बढ़ती महंगाई, रुके हुए आर्थिक सुधार और पब्लिक सर्विसेज के बिगड़ते हालात पर
लेबर पार्टी से नाराजगी दिखाई है। दूसरी सुर्खी, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद से तो पीछे हट गए, लेकिन पूरी तरह अभी भी इस मुद्दे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके इरादे ऐसे हैं कि मानो वो ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा ज़रूर लेकर मानेंगे, जहां अमेरिका अपना बेस बनाएगा। संभावना है कि इन बेसिस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल रहेगा, यानी इसे अमेरिका के संप्रभुता वाला क्षेत्र माना जाएगा। BBC की एक रिपोर्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के हवाले से ये जानकारियाँ दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और डेनमार्क के बीच फिलहाल इस प्रपोजल पर बातचीत चल रही है। ऑफिशियल्स ने BBC को बताया कि अमेरिका फिलहाल ग्रीनलैंड में 3 नए मिलिट्री बेसिस खोलने की प्लानिंग कर रहा है। ऑफिशियल्स ने बातचीत से जुड़ी अधिक डिटेल्स तो अभी तक नहीं दी हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि बेसिस ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में हो सकते हैं, जिनसे अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक सी में रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सकेगा, खासतौर पर GIU के गैप नाम के इलाके में, जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच समुद्री इलाका है। हालांकि US ऑफिशियल्स के मुताबिक फिलहाल इस प्रपोजल पर आधिकारिक रूप से सहमति नहीं बनी है। मिलिट्री बेसिस की फाइनल संख्या भी फिलहाल तय नहीं हुई है। यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पहले से ही एक बेस है। यह अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, ख़ास तौर पर क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए। ट्रंप ने कुछ महीने पहले जिद पकड़ ली थी कि वह पूरे ग्रीनलैंड को ही खरीदना चाहते हैं, कब्जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के इरादे भी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किए थे। उनकी जिद ने डेनमार्क समेत पूरे यूरोप के लिए चिंता पैदा कर दी थी, लेकिन बाद में यूरोप की एकजुटता और ज़बरदस्त विरोध के बाद ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए थे। तब से ही ऐसी खबरें थीं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा। अब यहाँ नए बेसिस खोलने की बात कही जा रही है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।